लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, तो थ्योरी हमने 3 एक साथ पढ़ ली, तो अगर लगातार में कभी जैसे थ्योरी फिर मोरल या कुछ ऐसे पढ़ते हैं, तो लगातार कभी भी एक साथ कई सारी थ्योरी मत पढ़ा करो, है ना। और वो इसलिए नहीं पढ़ने चाहिए, जो जो इसकी बच्चा ऋषु बोल रहा हो, रिजोल्व करो सारे के सारे अभी के अभी, मैं लिखा ना कि ये देना है। हाँ, तो यहाँ पर होता क्या है कि मैं जब थ्योरी पढ़ाता हूँ तो मैं बीच में ना एक ऐसा टॉपिक पढ़ा देता हूँ जैसे कंसर्न बना रहे और थोड़ा सा ना इंटरेस्ट भी बना रहे यहाँ। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लिंग, जेंडर, जिसे हिंदी में आप इंग्लिश लिंगी बोलते हैं, बट अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश में अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो कहीं पर आप इंग्लिश में इसको देखेंगे जेंडर लिखा हुआ, और कहीं पर आप देखेंगे इसको क्या है, सेक्स लिखा हुआ। बस याद रखिएगा दोनों का अंतर अलग अलग है, हिंदी मीनिंग एक हो सकता है लेकिन इंग्लिश मीनिंग दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। डी डन। हम्म। बहुत बढ़िया। अब यहां से जब देखते हैं, है ना, चलिएगा, तो आपके सामने जब ये चीजें सारी देखने को मिलती हैं, तो देखने के बाद बेटा मैं अभी बोल दे रहा हूं, एक बार चेक करा ले रहा हूं, पियाजे के, वाइगोत्स्की के, इनके क्वेश्चन दिखवा देता हूं, और एक जोरी विंडो मॉडल की जो वीडियो है वो वाली। भाई इस चीज को आज रिजोल्व करिएगा फटाफट, विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर बेटा, मेरी क्लास से पहले पहले हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई यहाँ पर। तो अगर आपके सामने देखते हैं सारी चीजों को देखते हुए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम क्या है, लिंग मतलब जेंडर। देखिए जेंडर के बारे में छोटा सा है, जेंडर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप देखेंगे तो दो चीजों में जब हम लेके चलते हैं, तो एक तरफ आप इसे सेक्स के आधार पर लेते हैं, एक तरफ इसे जेंडर। जेंडर जो वर्ड है याद रखना, ये आपका सोसाइटी द्वारा दिया जाता है, इसलिए सोशल कहलाता है। और जो सेक्स होता है वो जन्म के साथ मिल जाता है, इसलिए बायोलॉजिकल कहलाता है, बायोलॉजिकल, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए इसको बोला जाता है जैविक बोला जाता है, और इसको एक बोला जाता है सामाजिक संरचना। तो दोनों में एक डिफरेंस हमेशा रहता है, इस बात के साथ याद रखिएगा। सामाजिक, अब देखो सामाजिक बोलते हैं यहाँ पर, तो एक सामाजिक संरचना बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एक बायोलॉजिकल। तो जो बर्थ के जो आपको बाय, ठीक है बेटा, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, सारे चेक करते चलिए जी। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर एक चीज, तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चलती है। जब आप सेक्स बायोलॉजिकल उसमें बात करते हैं, तो याद रखना ये आपको बाय बर्थ ही मिल जाता है। इसका मतलब जैसे ही आपका जन्म हुआ, बाय बर्थ। इसके एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, जब तक आप क्या कहला रहे हैं, बॉय या गर्ल, जब तक आप क्या कहला रहे हैं, बॉय, या फिर क्या कह रहे हैं, गर्ल, तो इसका मतलब आप जेंडर की नहीं, सेक्स की कैटेगरी में हैं। लेकिन जिस टाइम आप कैटेगरी में आ जाते हैं, जब आप समाज में आते हैं, इन्वायरमेंट में आते हैं, और जब आपको एक कैटेगरी डिसाइड दे दी जाती है मेल की और फीमेल की, तो याद रखिएगा ये आपका आ जाता है आपका सोशल मतलब जेंडर के तरफ। इसीलिए आपने अगर देखा होगा तो नॉर्मली आप देखते होंगे जहां पर आप देखेंगे डब्लू, वहीं पर आप देखेंगे एम। जैसे कि मैं एक फोटो बना रहा हूं, और इस फोटो को बनाने के बाद अगर आप समझेंगे, तो एक मैंने आपके सामने ये बनाया, और एक मैं आपके सामने बना दे रहा हूं ये। तो जैसे ये दो फोटो हैं, इन दोनों फोटो में कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आप बता देंगे कौन सा लड़का है कौन सी लड़की। बात समझ में आई, हाँ या ना? तो याद रखना, जब लड़के और लड़कियों को महिला और पुरुष की कैटेगरी में नॉर्मली आप डिनोट करना शुरू कर देते हैं, तो लिंग एक सामाजिक संरचना होती है जो सभी समाजों में लड़कों और लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार पर, उसकी भूमिका पर, उसकी जिम्मेदारियों पर, या उसके स्वरूप पर क्या करती है, प्रभावित करती है। आप इसे कह सकते हैं जैसा काम वैसा उसका नाम। डन भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बायोलॉजी और उसमें क्लियर है? अब देखिएगा कई बार कुछ चीजें चलती रहती हैं। ये तो मीनिंग ऑफ आपके सामने क्या है, जेंडर है। बट जेंडर के बारे में जब आप बात करते हैं, तो जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाता है, तो आप वहां पढ़ लेते हैं। लेकिन अब जो है, हमने जेंडर को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करी, हमने अलग अलग बातों में याद रखा। अब जैसे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके सामने यहाँ, तो अभी आप लोगों ने एक बात तो जान ली, एक होता है जेंडर, ये वाला तो बात हो गई क्लियर, और इसे इंग्लिश में याद। अब सवाल आता है कि आपने जेंडर से लेके कई बार कई शब्द सुने होंगे, जिनमें एक वर्ड आता है जेंडर स्टीरियो टाइप। अब देखो टाइप का मतलब ही बिल्कुल अलग है, स्टीरियो टाइप। तो जेंडर स्टीरियो टाइप को अगर आप हिंदी में लिखना चाहेंगे, तो इसका मतलब वहां तो लिंग कॉमन होगा ही होगा, है ना। इसे बोला जाता है लैंगिक रूढ़िवादिता। क्या बोला जाएगा, रूढ़िवादिता।
तो जब आपके सामने एक वर्ड आ जाए रूढ़िवादिता, तो यहां से जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप होता है जब इसका मतलब आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें कंपैरिजन कर रहे हो। जिसमें क्या कर रहे हो? कंपैरिजन। मतलब आपकी थिंकिंग, याद रखना, आपकी ऐसी कोई थिंकिंग होगी, आपकी ऐसी कोई सोच होगी जहां पर आप क्या कर रहे हैं, सोच में आपके क्या है, पिछड़ापन है। सोच में आपका क्या है, पिछड़ापन है, या जो थिंकिंग है वो इलॉजिकल है। क्या बोल रहा हूं मैं? इलॉजिकल। तो याद रखना मेरे बच्चे, अगर आपकी जो सोच है अतार्किक है, तो इसका मतलब आप जेंडर स्टीरियोटाइप में जा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहता है लड़का ये कर सकता है, लड़की ये। आप ये कह सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप में कि जो यहाँ पर हमारा मेल होगा वो काम करेगा घर से बाहर का, आउटर का, और जो फीमेल होगी वो काम करेगी क्या है, इनर, मतलब घर का। तो याद रखना डब्ल्यू और आई किसके लिए? मतलब मेल कहाँ के लिए बना है? घर से बाहर के काम के लिए। महिला किसके लिए? घर के काम के लिए। तो खाना बनाना किसका काम है? महिला का। नौकरी करना किसका काम है? पुरुषों का। तो जब भी आपके सामने ये वाली बात आए तो इसको बोला जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। अब देखो, जेंडर स्टीरियोटाइप के बाद एक शब्द आता है जेंडर बायस्ड, या इसे आप जेंडर बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंडर बायस। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? बेटा लिंग को जैविक में लीना, एक बात याद रखना, मैंने यही बोला मेरे बच्चे, जेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है? लिंग। और जो सेक्स है उसको भी क्या बोला जाता है? लिंग। बस सेक्स याद रखना बायोलॉजिकल होता है, जेंडर याद रखना सोशल होता है। और मैंने बड़े प्यार से लिखा है। ऐसे कैसे पूछेगी? लिखा ना, बाय बर्थ है इसका मतलब ये रहा, और सोशल के से क्या है? जेंडर। तो याद रखना जो जेंडर वर्ड है वो किसके साथ जाता है? सोशल के साथ। अब देखो, समझाने की इस भूमिका में मैं आ जाता हूं जेंडर बायस। अब जेंडर बायस वाली बात क्या होती है, याद रखना। अगर आप क्या करते हैं, तो अगर जेंडर बायस होगा तो इसमें बस एक बात याद रखना, यहां जो चीज शो करती है वो है कंपैरिजन, या कंपेयर करना, तुलना करना। क्या कर रहे हैं? तुलना। तो जहां पर आपको लगे कि एक पक्ष के प्रति दूसरे पक्ष को, जैसे एक क्लास में आपने 10 चॉकलेट रही तो 10 में से 4 चॉकलेट आपने लड़कियों को दे दी और 6 चॉकलेट आपने लड़कों को दे दी, तो यहां पर आपने क्या कर दिया? जेंडर बायस। इसका मतलब आप एक तरीके से एक तराजू में है, एक तराजू है, और उस तराजू में मेरे बच्चे आप देखेंगे एक का पलड़ा ऐसा होगा और एक का पलड़ा ऐसा। इसका मतलब इसके पास ज्यादा होगा और इसके पास क्या होगा? कम। तो जो आपने कई बार देखा होगा। तो अगर इन सारी चीजों में जाते हैं तो देखो, मैंने दो चीजें की। जेंडर स्टीरियोटाइप में आपकी थिंकिंग याद रखना, बायस में आपकी क्या है? कंपैरिजन याद रखना। तो अगर इसके बाद एक वर्ड और आ जाता है, और जब वो वर्ड आता है तो वो आपके सामने आता है जिसको हम बोलते हैं जेंडर की इक्विटी। क्या बोलते हैं? या जेंडर एक तो होता है जेंडर इक्विटी, और एक वर्ड होता है जेंडर का इक्वेलिटी। अब इक्विटी का मतलब होता है समता, इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता। मेरे बच्चे बस एक बात याद रखना, समता का मतलब क्या होगा? इसका मतलब जिसकी नीड है, कंपेयर, जरूरत के हिसाब से अगर दे रहे हो तो इसका मतलब वो इक्विटी है। और सबको इक्वल दे रहे हो, बराबर दे रहे हो, तो इसका मतलब जिसको बराबर है वो क्या है? यहाँ। तो अगर आप कह रहे हैं कि जॉब में अवसर मिल रहे हैं, 100 जॉब में से 50 हैं किसके? लड़कों के, 50 हैं लड़कियों के, 50 मेल 50 फीमेल, ये क्या है? इक्वेलिटी। 100 ही जॉब थी, 100 जो मान लीजिएगा 100 जॉब है किसी ऑफिस में, और 100 में ऑलरेडी क्या है? 30 पर मेल काम कर रहे हैं, 50 पर फीमेल कर रही हैं। तो इसका मतलब फीमेल ज्यादा है, नीड है इनको बराबर लाने की, तो इनको 20 करके दोनों को बराबर लाना, वो क्या कहलाएगा? इक्विटी। तो याद रखिएगा। बिल्कुल, देखो तुम पुराने जो एग्जाम्पल लेके चलते हो, मैं कुछ नया लेके चलता हूं। मैं ये वाला काम कह रहे, जैसा अभी अनु दलाल भी बोल रही है कि जेंडर बाय, जैसे मैथ में एग्जाम्पल हमेशा मेल पर, बिल्कुल कह सकते हैं मेरे बच्चे। हाँ, अच्छा, एक चांदनी कह रही सर स्टीरियोटाइप में कंपैरिजन। बेटा स्टीरियोटाइप में कंपैरिजन की जगह आप ऊट पटांग बात करते हो। ऊट पटांग मतलब आप इलॉजिकल बात करते हो। हम कंपैरिजन करेंगे तो शब्द तो आ जाएगा, लेकिन बढ़िया वर्ड क्या है? बायस्ड जो वर्ड है, तो मतलब बायस्ड कब होता है कि आपको या मुझे? ठीक है बेटा, रख दे। बायस्ड जो वर्ड है वो अलग है। अब आपके सामने कई बार एक चीज और आता है जिसमें आपने नाम सुना होगा, जेंडर पैरिटी। आप देखिए, पैरिटी जो पार्ट वर्ड से बना है, क्या बना है? जेंडर भी सुना होगा, और आपने देखो PARITY ये वर्ड सुना होगा। जब आपने सुना होगा PARITY,
तो इसको बोलते हैं सममूल्यता। क्या बोला जाता है? सममूल्यता। अब सममूल्यता का मतलब क्या होता है? अब यहां देखो, तो देखो हर एक वर्ड बनता चलाएगा। सममूल्यता का मतलब होता है इक्वल नंबर। क्या होगा? इक्वल नंबर। अगर इक्वल नंबर की बात होगी तो जैसे मैंने आपको बताया इक्वल नंबर, आपने क्या किया कि आपने एक बात समझेगी, आपके जैसे हम मान लीजिएगा मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, 100 बच्चों में क्या कर दिया, उनका लड़के का और लड़कियों का जो रेशो अनुपात होता है वो। एक बात और समझो इसको आराम से, ये पैरिटी समझ लीजिएगा इस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, लिंग अनुपात होता है। क्या होता है? लिंग। कि 1000 लड़कियों पर 980 लड़के हैं या 980 लड़कियों पर 1000, तो ये इक्वल नहीं है। पैरिटी का मतलब जो पार्टीशन होगा। अब एक बार याद रखें, देखो इसे और समझते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसमें आप इलॉजिकल बात कर रहे हो, जिसमें आप थिंकिंग नहीं लगा रहे। बायस का मतलब है जब आप कंपेयर कर रहे हैं, एक को ज्यादा दे रहे हैं, एक को क्या है, कम दे रहे हैं, इस तरीके से एक तरफ बायस्ड हो गया। तीसरे इक्विटी का मतलब जिसकी जैसी नीड है उसे वैसा दे देना। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए ऑलरेडी हैं और तुम्हें ना मार्केट में जाने के लिए 20 रुपए की जरूरत है, तो मम्मी ने तुम्हें 20 रुपए ना दे के 10 दे दिए, तो 10 और 10 क्या हो गया, 20 होगी, चलेगा। अब उसके बाद इक्वालिटी क्या है, तुम्हारे भाई के पास भी 20 है, तुम्हारे पास भी है। पैरिटी का मतलब पार्टीशन, इसका मतलब जब भी कुछ बंटवारा हो वो सबके बीच में क्या हो, बराबर हो। अब इतनी चीजों को जानने के बाद, आज से पहले आपने जेंडर के इतने टाइप पढ़े थे, यस और नो, है ना। अब सवाल आ जाता है जिसे लोग क्या पढ़ा देते हैं, एक और होता है जिसे दिया जाता है नाम जेंडर रोल। क्या नाम दिया जाता है? जेंडर रोल। और मेरे बच्चे, जेंडर रोल का मतलब होता है भूमिका। जेंडर रोल का मतलब क्या है? भूमिका, जो समाज ने हमें दे दी। तो समाज में जो भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रीजनल सारी जिम्मेदारियां पुरुषों और महिलाओं में अलग। तो ये कहना चाहते हैं ये वाली बात कि भैया खाना कौन बना रहा है? फीमेल, तो इसका मतलब ये इसका रोल है। और मेरे बच्चे, मजदूरी कौन कर रहा है? तो मजदूरी या करेगा तो इसके लिए कौन कर रहा है? मेल। ये क्या है? तो जेंडर रोल जो समाज ने आपको दिया। अब आओ एक बार, आप में से बहुत सारे लोगों को क्या होगा, पहले ये बेसिक समझ लिया। स्टीरियोटाइप क्या बताया? वो वाली बात जिसमें इलॉजिकल बात होगी। बायस वाले बात में कंपैरिजन। इक्विटी क्या है? समानता। इक्वालिटी क्या है? देखो तुम दोनों यहां कंफ्यूज होंगे सारे लोग, इसको थोड़ा सा मौका दो, अभी आ रहा हूं मैं दोबारा। इक्विटी का मतलब नीड बेस, इक्वालिटी का मतलब इक्वल, पैरिटी का मतलब दोनों में बंटवारा, और मेरे बच्चे जो जेंडर रोल है जिसका जैसा रोल वो वाला। अब आप सोचेंगे ये मैंने आपको बताया इसलिए कि जीवन भर याद रखना। अब तुम लोगों को जिसको समझ नहीं आया पहले पढ़ते चलो। क्या शब्द लिखा है? जेंडर क्या है? रोल। आ जाओ। अब क्या लिखा है? जेंडर स्टीरियोटाइप है, मतलब एक रूढ़िवादिता, धारणाओं का एक समूह है जिसमें आमतौर पर किसी समूह के सदस्य के संबंध में तर्कसंगत आधार नहीं होता। अर्थात ये वाला, किसी लड़के के अगर बाल बड़े हैं तो लोगों का ये कह, लड़के के बाल का बड़ा होना, इसका मतलब एक बात कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या लड़कियों जैसे बाल हैं? क्या लड़कियों जैसे बाल है? याद रखना ये वाली बात, लड़कियों के जैसे बाल हैं, तो इसका मतलब ये बात याद रखना, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप। बातें आया समझ में? तो जब आप कंपैरिजन भी कर रहे हैं लेकिन इस आधार पर कि जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस। अब दूसरा वर्ड क्या था? जेंडर बायस। जेंडर बायस में एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग के प्रति पक्षपात। तो इसका मतलब जो मैंने आपको ये बताया कि एक क्लास है और एक क्लास में जब कुछ हो रहा है तो बॉयज को, मेल को, बॉयज को जो प्रेफरेंस है वो कम दी जा रही है, और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं या फिर फीमेल हैं, उनको प्रेफरेंस ज्यादा। जैसे सिंगिंग में, अगर सिंगिंग में आप देखेंगे तो इनको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, इनको कम। तो ये क्या है? जेंडर बायस। अब तीसरी तरफ जो आता है वो क्या था? जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्विटी। मान लो आपके घर में 3 बच्चे हैं, एक नाम ए, एक नाम बी, एक नाम सी। ए के पास 70 रुपीज हैं, बी के पास 50 रुपीज हैं, सी के पास 60 रुपीज हैं। इनको जाना था एक मेले में, एक फेयर में, या इनको एक ड्रेस खरीदनी थी, या इनको एक बुक खरीदनी थी। सिंपल बुक परचेज करनी थी। बुक की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। अब 100 रुपए हैं
तो ए को जो जरूरत है 100 रुपए पूरा करने के लिए कितने की है, 30 की जरूरत। बी को कितनी जरूरत है, 50 की। सी को कितनी जरूरत है, 40 की। तो इसका मतलब मम्मी ने ए को दिए हैं 30, बी को दिए हैं 50 और सी को दिए हैं 40। इसका मतलब सीधा सिंपल था ये कि जिसकी जैसी नीड होगी वैसे। तो इसका मतलब देखो यहां, अगर आप देखेंगे तो अगर आपने देखा यहां तो इसको जरा समझना। ये एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है, सबको बराबर मिला, लेकिन ये देखो क्या था, अगर कोई बड़े वाला बड़ा तो और ऊपर चला जाएगा। अब बड़ा तो ऑलरेडी बड़ा था, लेकिन इसके फोटो ये याद रखना इसका नीचे वाला है। अगर बड़ा तो बड़ा था, अब ये थोड़ा छोटा था तो इसको थोड़ा ज्यादा दिया, इसके पास और छोटा था तो इसको ज्यादा। जिसकी जैसी नीड थी वैसा ही उसे देना, याद रखना आपके सामने क्या कहलाता है, जेंडर इक्वेलिटी। इक्वेलिटी जो है, देखो मैंने दोनों बात बता दी। अभी जो ये एग्जाम्पल है ये किसका है, इक्विटी का। ये मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया, सही है ना, याद आना है। जेंडर इक्विटी का एग्जाम्पल ये है जब सबके पैसे बराबर हो गए, 7-3-100, 50-50-100, 60-40-100, तो सबका बराबर होना क्या कहलाता है, आपका इक्वेलिटी कहलाता है। मैंने ऊपर लिखा, ध्यान से समझना, दोबारा मैं बता रहा हूं जी। आप कह सकते हैं जैसे रिजर्वेशन, तो इक्विटी जो है वो एक तरीके का रिजर्वेशन है कि जनरल को कोई नहीं देना, एससी को 5 देना, ओबीसी को 3 देना, इस तरीके से। तो मेरे बेटा याद रखना हमेशा, इक्वेलिटी क्या होता है, बराबर। तो सबको बराबर करना इक्वेलिटी था, सबकी जितनी नीड है उतना देना वो क्या था, इक्विटी। क्लियर भाई, हाँ या ना, समझ में आया। लड़कों के लिए कलर है ब्लू, लड़कियों के लिए कलर है पिंक, तो ये एक तरीके की जेंडर स्टीरियो बातें हैं। आशा कर रहा हूं समझ में आ गया होगा भाई, हाँ या ना, यस और नो। डन। क्लियर बेटा, समझ में आ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यस और नो बताओ जरा। ठीक है जी, अब आपने ये वाली बात क्लियर कर ली। अब उसके बाद मेरे बच्चे क्या था, हमारे क्या है, जेंडर पैरिटी। इसके बारे में मैंने बता दिया कि ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जिसमें आपके सामने ये वाली बात क्लियर हो जाए कि आप क्या दे रहे हैं, सबको एक बराबर हक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बराबर। तो देखो पढ़ो जरा एक बार इसको, पढ़िए जरा इसको। डन भाई। अब यहां तक की बात जब क्लियर होगी तो मेरे बच्चे, जेंडर पे मतलब सबको समान संख्या या समान अनुपात में चीजों को देना। अब आगे अगर आप चलते हैं तो क्या जाता है, जेंडर रोल। जिसकी जैसी भूमिका समाज दे रहा है, समाज ने बता दिया कि राम का रोल लड़का ही करेगा और सीता का रोल लड़की ही करेगी। सेम वर्क, बिल्कुल मर्शद। इसका मतलब अगर एक काम को कर रहे हैं, एक काम मेल कर रही है, फीमेल कर रही है, जैसे टीचर। अब टीचर चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों को संख्या पैसे क्या मिलने चाहिए, बराबर। ये एक तरीके की पैरिटी है।
सर जेंडर पैरिटी के डिफरेंट एग्जांपल्स कर दिए मेरे बच्चे, बिल्कुल इसमें तो याद रखना अनुपात। अरे बेटा इतना क्यों मुश्किल बनाते हो तुम लोगों के लिए, मैं अगर कुछ नया लेके आता हूं तो मुझसे इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर देते हो। बेटा पार्ट हिस्सा बराबर, एक परिवार में ऐसा है कि एक पिता है जिसका एक लड़का है एक लड़की है, तो अगर पिता ने अपनी सारी जायदाद लड़के के नाम करी है तो ये एक तरीके की स्टीरियोटाइप बातें हैं, एक तरीके क्या है बायस बातें हैं। लेकिन एक पिता ने अपने पुत्री को और पुत्र को बराबर दिया है, वो पैरिटी वाली बात है। डन, चलें आगे, क्लियर। चलो अब जब आप ये सारी चीजें देख लेते हैं तो आज आपके जीवन में पहली बार, आज तक ना आपने पढ़ा होगा ना देखा होगा ना आज से पहले मुझसे पहले कोई सुनाया होगा, आज पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूं कोलबर्ग का लैंगिक विकास सिद्धांत। इसका मतलब जो आज तक आपने थ्योरी पढ़ी है उसमें एक जेंडर थ्योरी कोलबर्ग की मैं ऐड कर दे रहा हूं, जो आपको कहीं पर भी आज तक नहीं मिली होगी। और ये आपका दिल आपका भगवान सब जानता होगा कि हाँ हमने नहीं। तो कोलबर्ग ने भी एक थ्योरी दी थी जेंडर डेवलपमेंट की, जिससे पेपर आया था। हुआ क्या था कि कोलबर्ग ने जब जेंडर डेवलपमेंट की वो दी तो उसने 3 चीजें बताई थी। कितनी? तो याद रखना मोरल डेवलपमेंट में भी वो 3 स्टेज देता है और जेंडर डेवलपमेंट के अंदर भी और 3 स्टेज देता है। पहली देता है बेसिक जेंडर आइडेंटिटी, दूसरा स्टेबिलिटी, तीसरा है कंसिस्टेंसी। मतलब अगर कोई तुमसे पूछ लेगा ये वाली बात के साथ कि कोलबर्ग के लैंगिक विकास में 3 अवस्थाओं की पहचान करी, जिसमें उसने 3 बातें में बताई। पहले वाली जिसको उसने नाम दिया जेंडर आइडेंटिटी, क्या नाम दिया? जेंडर आइडेंटिटी। अब इसे हिंदी में क्या बोला जाएगा? लैंगिक पहचान। लैंगिक पहचान के बारे में जब वो बात बताता है तो कहना चाहता है इस वाली बात के साथ, जब आपके सामने आएगा कि ये तब होती है। अब यहां पर तो याद रखें मेरे बच्चे, तुम क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो पता है? इसलिए मैं कभी कभी डरता हूं। तुम लोग ना अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया करो थोड़ा सा। मैं चाहता तो तुम्हें जेंडर रोल जेंडर बायस्टी बता देता, मैंने इतने प्यार से बताया इक्वेलिटी और पारिटी। निदेश आपका एक नाम है, निदेश ही नाम है मेरे बच्चे। और ये समझ के चल कि तेरा किसी ने ना निद्दू नाम रख दिया या निद नाम रख दिया, तो उस तरीके से। तो हमने क्या बोला था मेरे बच्चे? इतना सिंपल। मैं ये कह रहा हूं इक्वेलिटी, इक्वेलिटी इसलिए होती है कि सबको समानता। पार्टीशन में इसका मतलब जब बट रहा हो सबको बराबर दो। तो इक्वेलिटी तब होती है जब सबको बराबर मिल जाता है, पार्टीशन तब होता है जब वो दिया जाता है। तो मेरे पिता ने, हाँ, मेरे पिता के पास 100 रुपए थे तो 100 रुपए में से 10 10 10 10 सबको दिया, वो पार्टी था, है ना, पार्टीशन था। उसके बाद हम लोगों के पास सबके पास इक्वल पहुंच गए, वो इक्वेलिटी बन गया। तो शब्दों की एक वो है सीक्वेंस है, हर शब्द का एक मतलब। कोई ये पूछेगा कि अगर हिस्सा बराबर बट रहा है तो ऑप्शन में अगर पार्ट लिखा होगा तो पार्टीशन को आएगा, फिर इक्वल को जाएगा हमारा। कभी कभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। अब देखो जेंडर की जो आइडेंटिटी वाली बात कोलबर्ग बताता है, तो कोलबर्ग कहता है कि जब बच्चा लगभग 2 साल का होता है उसके अंदर ये पहचान हो जाती है कि बच्चा पहचानने लगता है कि वह पुरुष है या महिला। तो बच्चे का खुद को ये पहचानना कि वो मेल है या फीमेल, ये याद रखना कब? 2 साल। 2 साल के अंदर या 2 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे ये जानना शुरू कर देता है कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं। क्लियर बेटा? और उसके अलावा दूसरे लोग भी उसे देख के समझना। अब दूसरा क्या होगा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। स्थिरता मतलब होता है, अगर स्थिरता याद रहे तो ये याद रखना 4 साल का। तो 4 साल के बच्चे के अंदर यह अवस्था लगभग 4 वर्ष में आती है। यह दर्शाती है कि बच्चा समझ लेता है कि लैंगिक क्या है, एक निश्चित है, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे अब वो पुरुष बनेंगे या लड़की बनेंगे, महिला बनेंगे या क्या। अब इस अवस्था के बाद जेंडर की कंसिस्टेंसी कहती है, ये लगभग बच्चे में आ जाती है 5 साल के आसपास और 5 साल से ऊपर, जहां ये अवस्था होती है कि बच्चा ये समझना शुरू कर देता है कि अगर अब जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो चीजें हैं, ये हैपन होती है कि अब उसे पता चल गया कि जो भी उसके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं वो, और एक लड़का एक लड़की अब क्या पहनेंगे। ये वाली बात कि जो एक गर्ल है, एक लड़की जो है, अगर वो कोई जींस पहन रही है तो तब भी क्या रहेगी? फीमेल रहेगी। वो साड़ी पहन रही है तब भी वो क्या रहेगी? फीमेल रहेगी। तो इसका मतलब
याद रखना, एक होता है 2 साल का, एक 4 साल का, एक 5 से लेके 7 साल के बीच में उसमें कंसिस्टेंसी आ जाती कि हाँ अब मैं जो हूं वो बन गया, हो गया। तो आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं जैसे यहां। तो लैंगिक पहचान लगभग कब आ जाती है? 2 वर्ष में। कब आ जाती है? 2 वर्ष की आयु में विकसित होती है, जब बच्चा पहचानता है कि वे पुरुष या महिला है और अन्य लोग भी पुरुष, मतलब वो क्या है और दूसरे क्या है, इस वाली बात को धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है। चले भैया, तो इसका मतलब लैंगिक पहचान का मतलब होता है कि 2 साल के बाद और लगभग 2 साल के बाद जैसे मम्मी पापा में फर्क करना शुरू कर देता है बच्चा। दूसरा क्या था मेरे बच्चे? लैंगिक स्थिरता। यह अवस्था लगभग 4 साल की होती है, 4 वर्ष की आयु में होती है, कि बच्चा अब समझता है कि उसका लैंगिक निश्चित है। जब वे बड़े होंगे इसका मतलब उसका सेक्स अब डिफाइन हो गया है, आगे बढ़ के वो बड़ा, जब वो बोलेगा अब तो मैं इंस्पेक्टर बनने वाला हूँ, पायलट बनने वाला हूँ, ये वाला उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं लड़की बनने वाला हूँ, मैं लड़का बनने वाला हूँ। वो जैसा है उसी तरीके के काम को चुनना शुरू कर देता है। इसके अलावा उसमें होती है लैंगिक की नियमितता, जिसको आप बोलते हैं ये कि अब वो ये समझ लेता है कि भैया ऐसी है कि ड्रेस क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है, समाज में कैसे रहना है। यह अवस्था 5 से 7 वर्ष के बीच होती है और बच्चा समझने लगता है कि अगर कपड़े बदल भी लोगे तो इसका मतलब आपका सेक्स चेंज नहीं होगा। अगर लड़का जींस पहनता है और लड़की ने जींस पहन ली तो ये नहीं कहेगा कि लड़की के जींस पहनने से वो लड़का बन गया, वो ये बोलेगा ये लड़की ही रहेगी। बात समझ में आई, हाँ या ना? अब देखो मेरे बच्चे, 3 चीजें और जान लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। जेंडर का टॉपिक ना आज से पहले आपने ऐसा पढ़ा होगा, और आज के बाद अगर पढ़ोगे तो मैं बदल दूंगा क्योंकि फिर नया होगा। मेरे बच्चे, लैंगिक एक सामाजिक निर्माण को पहली बार याद रखना जॉन मनी ने बोला। इंपॉर्टेंट। तो कोई पूछेगा ये भाई जो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन है ये किसने बोला था? तो जॉन मनी साहब ने। लैंगिक भूमिकाओं की अवधारणा कैरीलोन मोसर के कार्य से विकसित हुई। तो याद रखना कैरीलोन मोसर थी जिसने जेंडर रोल को सबसे पहले डिफाइन करके बताया। और लैंगिक स्कीमा एक सिद्धांत आता है जिसे जेंडर स्कीमा थ्योरी बोलते हैं, वो सेंड्रा बीम ने दी थी 1981 में। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये नोट्स और आपकी क्लास जो होगा, है ना? चलिएगा। अब एक बिंटू जी कह रही है सर हर टॉपिक पर। बिंटू, आज से पहले बेटा आपने देखे नहीं, मैंने आज तक का इतिहास ही कहता है मेरा कि मैंने कोई भी टॉपिक बिना एमसीक्यू किसी को पढ़ाया भाई बिना एमसीक्यू के आज तक? किसी को अगर कोई सवाल ही एमसीक्यू नहीं बनाता होगा तो बात अलग है, नहीं आज तक आपने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा मैंने बिना एमसीक्यू कुछ नहीं कहा। डन। बता यार, थ्योरी पूरी नहीं है बिंटू नेहरा। कौन से बेटा एमसीक्यू करने, बता जरा बिंटू, कौन से में एमसीक्यू करने हैं? डन। नो ना? पता नहीं, इस बच्चे को शायद पहली बार आया है। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। कल की क्लास में बेटा इससे रिलेटेड एमसीक्यू होंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे जेंडर से रिलेटेड एमसीक्यू कर लेंगे। मैं आज भी करा सकता हूं लेकिन आज इस थ्योरी को पढ़ना, अभी दूसरी क्लास भी है, फिर मुलाकात करेंगे आपसे बाद में। इसकी पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूँ सबके साथ, ठीक है? आगे समझ में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यस और नो? बताओ बताओ बताओ। आज से पहले तुमने कभी पढ़ा था कोलबर्ग का जेंडर? है भैया? हाँ या नाम बताओ ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलने का। ठीक है, चलो। कोई नहीं रूपाली, मन तो लगेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, ओके।